किसी भी कंपनी के लिए जो उनका मेन प्रोडक्ट रहता है, जिनसे उनको सबसे ज़्यादा सेल्स मिलती है, जिनसे उनकी ब्रांड की पॉपुलैरिटी मेंटेन रहती है और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जिस प्रोडक्ट को लोग पसंद करते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करना जो है कभी कभी महंगा पड़ सकता है। और ऐसा ही कुछ सिचुएशन था रॉयल एनफील्ड का क्लासिक के साथ, क्योंकि क्लासिक जो है उनका ब्रेड एंड बटर व्हीकल है। सबसे ज़्यादा सेल्स इस मोटरसाइकिल के होते हैं, सबसे ज़्यादा लोग इसी बाइक को पसंद भी करते हैं। और जब इसको एक नए जनरेशन के रूप में लाने का सवाल आया तो रॉयल एनफील्ड जो है बहुत ही फूक फूक के कदम रख रही थी। पहले उन्होंने मीटियोर को लॉन्च किया एंड उसके बाद जो है तसल्ली से टाइम लेके क्लासिक को मार्केट में लेके आई। तो अब जब ये बाइक हमारे सामने आ चुकी है, अच्छा खासा टाइम इस बाइक को हमारे मार्केट में हो गया है और दोनों ही बाइक्स के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद, पिछले जनरेशन और नए जनरेशन के बाद टाइम स्पेंड करने के बाद मेरे क्या ओपिनियन है आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में, इस वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिदमान, आप देख रहे हैं ऑटो तत्व। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है नई रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे जो एक्चुअल में अभी तक रॉयल एनफील्ड के क्लासिक सीरीज़ के सबसे बड़े चेंजेस रहे हैं। स्टाइलिंग की अगर बात करें तो मोरलेस जो स्टाइलिंग है वो जिस टाइप का हम देखते आ रहे हैं क्लासिक में उसको रिटेन किया गया है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ये जो चीज़ें हैं जैसे कि फ्यूल टैंक, ये थोड़ा सा स्लाइटली रीप्रोफाइल्ड है, लेकिन आपको यहाँ पे नी पैड जो है वो मिल जाता है और ये एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है बिकॉज ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जब आप इस बाइक को लॉन्ग राइड्स पे लेके जाएंगे तो आपको नी टक इन करने में ये एक्चुअल में हेल्प करता है। वही अगर हम बाकी पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे जो मेन फ्रेम है ये बिल्कुल ही नया फ्रॉम ग्राउंड अप डेवलप किया गया है। पार्ट्स शेयरिंग जो है डेफिनेटली यहाँ पे की गई है विद दी मीटियोर और वही चीज़ आपको यहाँ पे इंजन पे भी दिखेगा। ये जो जे प्लेटफॉर्म का नया इंजन है इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बाकी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। रेयर में अगर हम जाके बात करें तो यहाँ पे जो आपको टेल लैम्प है वो बिल्कुल ही नया देखने को मिलता है और क्लासिक सीरीज़ का है तो इस वजह से राउंड है और जो रेट्रो न्यू रेट्रो स्टाइल्स के चीज़ें आपको देखने को मिलती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंटैक्ट रखा गया है। वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अब फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको क्लियर हेडलैम्प्स मिलते हैं और जो हेडलैम्प हाउसिंग है वो स्लाइटली छोटी है फ्रॉम द प्रीवियस वन एंड दिस वन ऑल्सो। जो यहाँ पे आपको फोक्स मिलते हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे बाइक में ब्लेंड इन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस बाइक को एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी बनाती है। हाइट वाइज आपको स्लाइटली ये कम लगेगी फ्रॉम दी प्रीवियस जनरेशन और जो सीट है वो भी थोड़ा सा नीचे है, बट ओवरऑल ये जो बाइक है एक्चुअल में वन ऑफ दी बेस्ट सीटिंग पोजीशन वाली बाइक है, बहुत ही कंफर्टेबल है एंड जो क्वालिटी लेवल्स है वो भी रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है। क्लासिक 350 की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है कि पिलियन सीट, तो पिलियन सीट जो है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैडिंग दी गई है और प्रीवियस वाले से अगर आप कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा वाइड भी है एंड थोड़े और बेटर तरीके से स्कल्प्टेड भी है। ये स्टैंडर्ड एक्सेसरी का पार्ट नहीं है। स्टैंडर्ड एक्सेसरीज़ में ये पार्ट जो है आपको पैडेड नहीं मिलता है, सिर्फ नॉर्मल मिलता है, बट यहाँ पे पैड जो है रॉयल एनफील्ड वालों ने करके ही मोस्टली दे रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छा है। बाकी अगर हम फिट एंड फिनिश एंड टैक्टाइल लेवल्स की बात करें तो ये सारी चीज़ों में आपको रॉयल एनफील्ड देखने को मिलेगा। जितने भी फुट पेग्स हैं सब जगह आपको रॉयल एनफील्ड की बैजिंग या रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। बैजिंग कहना गलत होगा, बट टैक्टाइल फील आपको बहुत अच्छा मिलता है एंड साथ ही साथ अगर आप इसको भी देखते हैं जो कि साइड स्टैंड है, अगेन वेरी वेल मेड, वेरी वेल क्राफ्टेड एंड गुड फिट एंड फिनिश लेवल। तो जी हाँ, एक चीज़ जो मुझे इस बाइक की सबसे ज़्यादा अच्छी लगी फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन क्लासिक, जिसके साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, वो है इसके ओवरऑल क्वालिटी लेवल से जिस तरीके से रॉयल एनफील्ड ने इस ओवरऑल पैकेज को डेवलप किया। तो ये है रॉयल एनफील्ड क्लासिक की की और इसको यहाँ पर एंटर करते हैं, डालते हैं और आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बाकी अगर आप देखते हैं जो स्पीडोमीटर है वो बिल्कुल सेम ही रखा गया है जैसे पहले था, बट अब यहाँ पे आपको ABS की लाइटिंग वगैरह देखने को मिलती है और जो डुअल स्प्लिट है, नीचे आपको डिजिटल है और डिजिटल में जो चीज़ अक्सर हम क्लासिक में कंप्लेन करते रहे हैं फ्यूल गेज, वो यहाँ पे आपको डिजिटल फॉर्म में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे इस बटन को प्रेस करते हैं तो इस बटन को प्रेस करते ही आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिले। टोटल 183.8 किलोमीटर ये बाइक जो है चला चुका हूँ एंड ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो बाइक है एक्चुअल में पिछले के मुकाबले काफ़ी बढ़िया निकल के आई है।
अगर आप ट्रिपल नेविगेशन लेते हैं जिसके लिए आपको 6-7 हज़ार रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रिपल नेविगेशन का स्क्रीन भी आ जाएगा, बट फिलहाल आपको यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है और थोड़े से सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से ये जो है एक ऑप्शनल फिट यहाँ पे दिया गया है। अगर आप बिना उसके लेते हैं तो यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड की बैजिंग देखने को मिलेगी। ओवरऑल जो बाकी की क्वालिटी वगैरह है वो अच्छे हैं, तो उसमें कोई भी दिक्कत जो है नहीं है। तो डिज़ाइन की जहाँ तक बात है, एक चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पर्टिकुलर बाइक जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन क्लासिक, बट जो चेंजेस हैं वो इस तरीके से किए गए हैं कि ये बाइक एक्चुअल में सटली और ज़्यादा रिफाइंड और भी ज़्यादा बढ़िया निकल के आती है। अगर आप इंथुजियास्ट नहीं हैं तो शायद आपके लिए एक नज़र में देखकर बताना कि ये नई जनरेशन है या पुरानी जनरेशन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन दैट सेड जब आप इस बाइक को देखते हैं तो आपको ऑलमोस्ट हर पार्ट में चेंजेस देखने को मिलेंगे एंड कंप्लीटली ये मोटरसाइकिल जो है ग्राउंड्स अप डेवलप किया गया है। तो पिछले जनरेशन के मुकाबले जो नई क्लासिक 350 है, इसके डिज़ाइन, बिल्ड एंड ओवरऑल क्वालिटी में मैं पूरे मार्क्स ज़रूर दूंगा। बात करते हैं इस बाइक के कुछ कॉन्स के बारे में। सबसे पहला जो कॉन है वो डेफिनेटली है इसमें एडजस्टेबल लिवर्स ना होना। एक तो जो क्लच है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है एंड ऊपर से अगर यहाँ पे एडजस्टमेंट दे देती, जो कि एक्चुअल में यहाँ पे प्रोविज़न है, तो ये ज़्यादातर लोगों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता। हैवी क्लच लिवर और एडजस्टमेंट ना होने की वजह से जब आप इसको स्टार्ट एंड स्टॉप ट्रैफिक में चलाएंगे तो कहीं ना कहीं मतलब कई लोगों को जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग सकता है। इसी के अलावा एक चीज़ जो यहाँ पे अच्छी हुई है वो है ग्राउंड क्लियरेंस का बढ़ना। अब जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो पहले के मुकाबले बढ़ चुकी है। जो टायर्स हैं सामने 19 इंच के और पीछे यहाँ पे 18 इंच के, वो भी काफ़ी बीफियर है, काफ़ी अच्छे हैं और आपको रोड पे जो है बढ़िया पकड़ देती है। ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है तो ज़्यादातर इंडिया के रोड्स पे जो है आप इस बाइक को लेके आराम से जा सकते हैं। कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे डेफिनेटली नहीं होने वाली है। प्लस जो सस्पेंशन सेटअप है, बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने दिया है और उस चीज़ के लिए मैं उनको पूरे मार्क्स देना चाहूँगा, क्योंकि है तो ये एक तरीके की क्रूज़र मोटरसाइकिल ही, और अगर यहाँ पे सस्पेंशन सेटअप बढ़िया ना दे तो फिर मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे जो ओवरऑल फ्रेम है बाइक का, जो प्लेटफॉर्म है एंड जो सस्पेंशन सेटअप है, वो इस पूरे पैकेज को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है। तो डेफिनेट सी बात है कि कई लोगों को जो है ये बाइक इस एक रीज़न की वजह से काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि सीट्स भी जो है इस बाइक के बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो वहाँ पर भी जो है आपको कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ये जो ब्रेक्स है ना, ये शायद इसके कॉन्स में ही मैं काउंट करूँगा, क्योंकि ब्रेक्स में थोड़ी और अगर बाइट होती तो ये बाइक और ज़्यादा मज़ेदार होती। हालांकि बाइबर के सेटअप्स यूज़ किए गए हैं और ABS है डुअल चैनल, तो वो सारे काम अच्छा करते हैं, लेकिन बाइट में थोड़ी सी कमी आपको डेफिनेटली महसूस होगी। तो ये चीज़ भी यहाँ पे रॉयल एनफील्ड इजीली ओवरकम कर सकती थी। थोड़ा और बेटर ब्रेकिंग जो है यहाँ पे वो दे सकती थी। जो लास्ट चीज़ है जो इस बाइक में थोड़ा सा एड्रेस किया जा सकता था वो है वेट। ये बाइक अब भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है और कई राइडर्स को ये बाइक जो है हैवी लगेगी। हालांकि लॉन्ग राइड्स पे ये एक्चुअल में बून है और मीटियोर के हिसाब से तो अभी भी ये 4 किलो कमी। तो जहाँ तक कॉन्स की बात है तो कुछ चीज़ें डेफिनेटली है जो रॉयल एनफील्ड अब भी इम्प्रूव कर सकती है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने किया भी है जिससे ये बाइक जो है एक्चुअल में एक और ज़्यादा कंप्लीट पैकेज बन के आती है। जैसे अब आप जो राइड हाइट है उसको थोड़ा और नीचे कर सकते हो, ऑलमोस्ट 32 mm तक आप नीचे कर सकते हो, जिससे आपको एक और भी ज़्यादा बैलेंस्ड एंड मोर कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन मिल सकती है। जो पिलियन सीट है, दो इट इज़ नॉट द बेस्ट टिल नाउ, बट पिछले के मुकाबले अगर आप देखें तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा बेहतर होके अब आया है। काफ़ी कंफर्टेबल है, तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात जो है आपको नहीं होगी। साथ ही साथ जो राइडिंग पोजीशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं किए गए हैं, लेकिन फिर भी जब आप बैठोगे पिछले क्लासिक से इस क्लासिक में जो है आपको एक चीज़ इंस्टेंटली रियलाइज़ होगा कि ये बाइक जो है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बन गई है पिछले के मुकाबले। तो उसमें भी जो है मैं पूरे मार्क्स देना चाहूँगा टू दी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। अब जाहिर सी बात है कि आप जानना चाहेंगे कि इस बाइक का ऑन रोड परफॉर्मेंस कैसा है, और यहीं पे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नया J सीरीज़ का इंजन है एक्चुअल में बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। इनफैक्ट इस बाइक में तो मुझे और भी ज़्यादा मज़ेदार लगा फ्रॉम दी मीटियोर। दोनों में सेम प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है, सेम इंजन भी यूज़ किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ओवरऑल एग्जॉस्ट नोट है वो ज़्यादा बेहतर निकल के आती है। एक चीज़ ये मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि एग्जॉस्ट नोट जो है वो रॉयल एनफील्ड के साथ बिल्कुल सिनोनिमस है।
पिछले जनरेशन से जब आप इस बाइक को चलाओगे तो एक चीज़ आप डेफिनेटली रियलाइज करोगे कि हाँ, ये बाइक बहुत ज़्यादा रिफाइन हो गई है और काफ़ी अच्छा इसमें टॉर्क रहता है। तो आउटराइट परफॉर्मेंस तो ये स्पोर्ट्स बाइक वाली नहीं देगी, उसके लिए ये बाइक बनी भी नहीं है, लेकिन जो टॉर्क है वो आपको एवरीडे सिटी कंडीशन में या हाईवे पे जो है काफ़ी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा आपको इस बाइक को चला के, तो उसमें जो है कोई भी दो राय नहीं है। इसके बाद आता है राइड क्वालिटी, और यहाँ पे मैं कहूँगा कि भैया जो ओवरऑल सेटअप है वो क्या कमाल सेटअप है। मतलब ख़राब रास्तों पे चला के देखिए, आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा, कोई ऐसे झटके महसूस नहीं होते हैं। इनफैक्ट पिछले क्लासिक के मुकाबले अब जो क्लासिक है वो आपको एक्चुअल में रिफाइंड महसूस होगी। तो जी हाँ, जो सस्पेंशन सेटअप की ट्यूनिंग वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साइड पे है, तो वहाँ पे मैं पूरे मार्क्स अगेन रॉयल एनफील्ड को देना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी अच्छा ट्यून किया है। इनफैक्ट मुझे तो ये बेटर लगी फ्रॉम द मीटियोर, एंड एज अ पिलियन भी अगर आप बैठते हो तो ये बाइक आपको सीट को हटा दो तो राइड क्वालिटी के मामले में डेफिनेटली थोड़ी सी आपको ज़्यादा बेहतर लगने वाली है। अब अगर हम हैंडलिंग की बात करें तो अगेन रॉयल एनफील्ड कभी भी हैंडलिंग के लिए नहीं जानी जाती है, लेकिन फिर भी इस पर्टिकुलर बाइक में हैंडलिंग सरप्राइजिंगली बढ़िया है, क्योंकि देखो प्लेटफॉर्म ही नया बन चुका है तो उस तरीके से डेवलपमेंट भी किए गए हैं और यहाँ पे आपको मज़ा आएगा। मतलब ये लगेगा कि हाँ, ये थोड़ी सी ज़्यादा फ्लिकेबल है फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन क्लासिक, एंड इस चीज़ में मैं यही कहूँगा कि ज़्यादातर लोगों को जो है ये बाइक और भी ज़्यादा एजाइल लगेगी। लेकिन फिर भी एक चीज़ यहाँ पे जो मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, वो है इसके ब्रेकिंग में। हालांकि यहाँ पे बाइबर के ब्रेक यूज़ किए गए हैं, वहाँ पे अगर आप मीटियोर में देखें तो उसमें कोई भी ब्रांडिंग नहीं रहती है, बट यहाँ पे क्लियरली पता चलता है कि बाइबर के ब्रेक्स है, एंड पिछले जनरेशन से तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गए हैं। लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ी सी ना बाइट की कमी लगी। अगर ये थोड़ी और ज़्यादा स्लाइटली बेटर होती तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये जो पैकेज है और भी बढ़िया निकल के आता। अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लासिक 350 में तो डेफिनेटली जाके आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट वाकई में काफ़ी बेहतर है, स्पेशली जब आप पिछले क्लासिक से कंपेयर करते हैं। तो रही बात रॉयल एनफील्ड के ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मैं यही कहूँगा कि रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक को ना बहुत ही वाइजली डेवलप किया है। पहले उन्होंने मीटियोर के साथ देखा कि भैया आखिर कोई तो जा रहा है क्लासिक लेके ही, बट चलो पुरानी जनरेशन है, तो रॉयल एनफील्ड ने पहले मीटियोर को लॉन्च किया। उन्होंने ग्राउंड वाटर टेस्ट कर लिया कि क्या चीज़ें हैं जो हम एक्चुअल में और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि मीटियोर को एक कम्प्लीटली नए प्रोडक्ट के रूप में लाया जा रहा था थंडरबर्ड को हटा के, तो वहाँ पे रॉयल एनफील्ड के पास थोड़ा सा ज़्यादा लीवे था कि वो ये चीज़ कर सकते थे। लेकिन क्लासिक के साथ ये नहीं था, क्योंकि भैया क्लासिक एक आइकॉनिक ब्रांड बन चुका है, और यहाँ पर जो भी चीज़ें उन्होंने मीटियोर से पिकअप किया, जो भी चीज़ें उन्होंने मीटियोर को लॉन्च करके सीखा, आई थिंक उन्होंने क्लासिक में आयरन आउट करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाया, एंड जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअल में बहुत बढ़िया निकल के आई है। एंड मैं यही कहूँगा कि ये एक्चुअल में जैसा अपग्रेड होना चाहिए वैसा ही अपग्रेड निकल के आया है, जो आइकॉनिक एक प्रोडक्ट को कॉम्प्लीमेंट करती हो। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।